मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज ये आपका मैथ का 17वां लेक्चर है, यानी कि इससे पहले 16 लेक्चर हो चुका है, 16 लेक्चर हो चुके हैं। और जो अभी भी नहीं तैयार है ना, तो वो कब देखेंगे हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। यानी कि बहुत कम संख्या रहती है आप लोगों की। आप लोग थोड़ा सा डेडिकेट हो जाइए। और आज आपका जो है ना, ये दूसरा चैप्टर क्लोज होगा। हमने पहला नंबर सिस्टम पूरा 13 से 14, 13 या 12 क्लास में कर लिया है। फिर इसके बाद 4 से 5 क्लास में आपका जो आपका जियोमेट्री है, यानी कि ज्यामिति जो है, यह खत्म हो जाएगा। आज आपका लास्ट क्लास है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसी पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, आपको लगाना होगा। और हो सकता है इसके बाद एक और सेशन लगा लेंगे, जो कि इसी सेशन का क्वेश्चन रहेगा। वो मतलब इसी सेशन का, उसमें क्वेश्चन बहुत सारे जो हैं आपके वो ले लिए जाएंगे। दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी 2-3 आपका टॉपिक खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। 2-3 चैप्टर खत्म होने के बाद 1-2 प्रीवियस ईयर पेपर करा देंगे, है ना, जिससे कि आपको यह लगे हाँ सर ने जो पढ़ाया है वैसे ही पेपर आएंगे। इससे ज़्यादा हार्ड आएंगे भी तो उससे ज़्यादा हम हार्ड खुद आपको बता दे रहे हैं, समझ रहे हैं। वो लेवल जो आएगा ना आपके एग्जाम में, थोड़ा सा ऊपर हम बता दे रहे हैं कि उससे ज़्यादा ऊपर आने की कोई चांस ही नहीं है। चाहे आप सुपर टेट तक के एग्जाम में बैठें, है ना, या फिर कोई अन्य मैथ का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं जहाँ पे मैथ आता है, सारे एग्जाम्स में आप बैठ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यह क्लास 11 बजे होती है, आपको पता होना चाहिए, है ना, डेली। और दिन भर में जितने क्लास होते हैं सब आप देखिए। जो बच्चे नए हैं या फिर जो बच्चे पुराने हैं या क्लास नहीं देखे हैं, तो पिछला क्लास देख लें ज़रूर से, ठीक है। दोस्तों एक प्रॉपर्टी है, इसको नोट करिएगा। ये एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है। इस सर्कल में ये सेंटर है, पॉइंट आपका ओ है। और इस सेंटर से अगर हम, ये एक जीवा आपकी है, जीवा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, जीवा। जीवा हो गया। और आपको ये भी पता होगा कि सबसे बड़ा किसी भी वृत्त का जीवा वही होता है जो उसका डायमीटर होता है, यानी कि जो उसका व्यास होता है, वही सबसे बड़ा उसका जीवा होता है। ये पता होना चाहिए आपको। पूछा जा सकता है आपका, किसी भी वृत्त में सबसे बड़ा जीवा कौन सा होता है, तो बताएंगे उस वृत्त का व्यास, यानी कि डायमीटर ही उस वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है। जीवा का मतलब यह कि कोई भी ऐसा भी लाइन जो कि उसे छेदे ना, भले ध्यान सुनिए, छेदना नहीं है, हमें केवल 2 पॉइंट को टच करे, किसी भी वृत्त के 2 पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन अंदर खींच दी जाती है, वही उसका जीवा होता है। आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी या फिर आप पढ़े भी होंगे पिछले क्लासेस में, है ना। अगर हम ये सेंटर से एक लाइन ऐसे खींच दें दोस्तों डायरेक्टली इस पर परपेंडिकुलर, अभी परपेंडिकुलर है या नहीं है ये हमें नहीं पता है। अगर परपेंडिकुलर खींच दें इस तरफ, और ये ए है और ये बी है, बीच में एम है, तो आपको पता होना चाहिए जब ये रेडियस है, रेडियस से मतलब सॉरी सेंटर से कोई लाइन ऐसे परपेंडिकुलर किसी भी जीवा पे, चाहे इस साइड चाहे इस साइड चाहे इस साइड, ऐसे खींच दी जाती है, तो जिस भी जीवा पे खींचा जाता है उस जीवा को यह 2 बराबर भागों में बांट देता है। यानी कि जो यह वाली डिस्टेंस होगा ए एम प्लस एम बी बराबर हो जाएगा आपका ए बी, या फिर आप यह कह लीजिए ए एम बराबर एम बी, यह हो जाएगा। ये तो पहला प्रॉपर्टी रहा। इसी का जस्ट रिवर्स यानी कि वाइस वर्सा है। अगर बात करें, अगर अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन है, मान लीजिए अभी परपेंडिकुलर है कि नहीं है ये अभी नहीं पता है, सिर्फ यह देख लीजिए कि कोई जीवा है यहाँ पे और इसको सेंटर से आती हुई लाइन 2 बराबर भागों में बांट रही हो, तो जो सेंटर से आती हुई लाइन इसे 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो इस पर यानी कि ए बी लाइन पर यह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ओ एम। समझ रहे हैं ना, यह परपेंडिकुलर होगा इस तरह, मतलब ए बी का परपेंडिकुलर ओ एम होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, आप देख लीजिए। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। अब आपको दोस्तों एक चीज़ हम और सिखाएंगे, बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे, आप लोग सीखिएगा। इसमें आपका एक और आएगा टॉपिक, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। वो चुटकी में निकालना। आप 5 मिनट का 4 मिनट का आपका ट्रिकी मैथमेटिक्स का, जिसमें कैलकुलेशन आप इजी कर सकते हैं, टॉपिक प्लेलिस्ट बना होगा चैनल पे ही, तो आप आके देख सकते हैं। वहाँ पे 5-5 मिनट का 2-2 मिनट का एक ट्रिक सेशन लाया जाता है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। स्क्वायर करना, वर्गमूल करना, घनमूल निकालना, क्यूब रूट निकालना, सारी चीज़ें चुटकी में सेकंडों में सीख सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन आपका आसान हो सकता है। एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इस पर देखिएगा। किसी वृत्त, ये क्वेश्चन आपके ही एग्जाम का है, किसी वृत्त की त्रिज्या
5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर है। केंद्र के दोनों ओर 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की दो जीवाएं हैं। दोनों एक दूसरे के समांतर भी हैं। यह बोला गया है दोनों एक दूसरे के, जो जीवा हैं एक दूसरे के समांतर हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा? दोनों जीवा के बीच का डिस्टेंस बता दीजिए, यह पूछा जा रहा है आपसे। बताइए। देखिए, इसका सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग। यह बोला एक कोई वृत्त है, इस वृत्त में जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, तो रहने दीजिए। और जो केंद्र के दोनों ओर है, मतलब केंद्र के दोनों ओर जीवाएं हैं। केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे है, इसके दोनों ओर एक 6 सेंटीमीटर का जीवा, इधर 6 सेंटीमीटर वाला है, इधर 8 सेंटीमीटर वाला कर देते हैं। ठीक है ना? अब यही हमको बताना है इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, यह दोनों का। लेकिन अगर हम यहाँ से, आपको पता है सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे लाइन खींचा जाता है तो वह रेडियस होता है। तो हम एक यहाँ पे ऐसे मिलान कर दिए, एक यहाँ पे ऐसे मिलान कर दीजिए। यह 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस, तो ये वाला 5 ही होगा कि नहीं होगा? यह बात समझ में आ गई। अब यह वाला पूरा का पूरा 6 है। आपको अभी हमने बताया कि सेंटर से कोई भी लाइन किसी भी जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यानी कि जो यह वाली लाइन है ये सेंटर से जा रही है, तो इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। यानी ये पूरा 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है ना? इसी तरह ये पूरा 8 है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा। ठीक है। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम का नॉर्मल सा ट्रिक होता है, अभी हम आपको तुरंत बताएंगे। सबसे पहले इसको देख लीजिए। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? यह 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। इसके सामने कर्ण होता है, इसके सामने कर्ण होता है ना? कर्ण होता है, कर्ण जिसे बोलते हैं। कर्ण का स्क्वायर, यह लंब हो चाहे यह आधार हो, चाहे यह दोनों में से कोई लंब आधार हो सकता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो हम इसको अगर x मान लें, इसको y मान लें, तो यहाँ पे देख लीजिए x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर 5 का स्क्वायर 25। तो x का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, x का स्क्वायर बराबर 16, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो x का वैल्यू हमें 4 मिल गया, सिंपल सा। अब उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे y है तो इसको निकाल लीजिए, y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 25। सेम इसी तरह इसको भी करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब y का वैल्यू 3 आ गया और x का वैल्यू 4 आ गया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 प्लस 3 7 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन इतना करने की क्या जरूरत है आपको? बताइए, इतना ज़्यादा करने का जरूरत है? कुछ भी नहीं है। आपको सिंपल सा यह करना है। देखिए फिर से फिगर देखिएगा। पहले आपको पाइथागोरस कैसे निकालते हैं थ्योरम यह बता देते हैं। देखिए, आपको पता है दोस्तों 3 4 5 यह पाइथागोरस थ्योरम है। जैसे बात करें 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यह भी ट्रिपलेट हैं, पाइथागोरस के ट्रिपलेट हैं। अगर बात करें 9 12 15, यह भी पाइथागोरस के ट्रिपलेट हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों 18 24 और 30, यह भी पाइथागोरस के ट्रिपलेट हैं। अगर बात करें 21 28 35, तो यह भी पाइथागोरस के ट्रिपलेट हैं। जैसे हमें इस सर्कल में यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 3 था, यह पता हो गया तो चौथा अपने आप निकल जाएगा। अगर इन दोनों को, अगर तीनों को आप रट लें सबको, तो अगर 2 पता हो जाए तो चौथा पता हो जाएगा, मतलब 2 पता है तो तीसरा पता हो जाएगा अपने से, अगर रट लें तो। लेकिन रटना भी नहीं है, आपको नॉर्मल सा तरीका बताते हैं। देखिए, अगर सिंपल सा हम दोस्तों लिख देते हैं इस तरह से कुछ चीज़ें, जैसे कि हम लिख दें 3 4 5, 3 4 5 और एक आध 2 ट्रिपलेट लिख दें, 1 2 और ट्रिपलेट लिख दें। जैसे हम लिख देते हैं 5 12 13, क्या दोस्तों? 5 12 13, 5 12 13। अब आपको इसमें बताना है दोस्तों, क्या ये ट्रिपलेट हैं? अगर सम संख्या है, सबसे छोटा इसमें क्या है? 3 है, सबसे छोटा इसमें 5 है। ये दोनों विषम संख्याएं हैं। क्या है दोस्तों? विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या के लिए नॉर्मल सा ट्रिक होता है। जैसे 3 है, सबसे छोटा, तो 3 को ले लिए। 3 4 जैसे उसमें आया था ना, सर्कल में 3 4 आया था, तो 3 को ले लिया हमने। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। अब 9 को डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आएगा? 4.5 आएगा। अब 4.5 में 0.5 एक बार ऐड करेंगे, एक बार 0.5 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा 5, यानी कि 3 4 5 ट्रिपलेट हो गया ना। इसी तरह सेम, और ये केवल विषम के लिए है। अगर विषम 5 है तो 5 सबसे छोटा है, तो 5 का स्क्वायर 25 को 2 से काटेंगे, कितना आएगा? 12.5।
12.5 में 0.5 ऐड करेंगे और 0.5 माइनस करेंगे तो कितना होगा 12 और 13। तो 5, 12, 13 ट्रिपलेट हुए कि नहीं हुए? हुए ना। इसी तरह सेम प्रोसेस है आपका किसके लिए? आपका सम संख्याओं के लिए। अगर सम संख्या में सबसे छोटा हो जाता है तो जैसे सम संख्या में अगर सबसे छोटा देखें दोस्तों 7, 24, 25 और 8, 25, 17 की बात कर लेते हैं सम संख्याओं के लिए। 7, 24, 25, 6, 8, 10 की सबसे पहले सबसे छोटी जो ट्रिपलेट है सम में 6, 8, 10 है, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे छोटा 6 दिख रहा है तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 36 होगा। अब 36 को किससे भाग देंगे? 4 से। उसमें 2 से भाग देते थे, इसमें 4 से भाग देंगे। 4 9 36। अब 9 में क्या करेंगे दोस्तों? +1 करेंगे और -1 करेंगे तो 9 1 10 और 9 -1 8। तो आपका 6, 8, 10 ये ट्रिपलेट होंगे। इस तरह ट्रिपलेट निकाल कर भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये ट्रिपलेट था हमने जो आपको सिखाया। अगर आपने सीखा है तो बहुत अच्छी बात है। इससे आप आसानी से चुटकियों में अपने जो कंपटीटर है ना, जो कंपटीटर है उसे नाकाम कर सकते हैं, उनके मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। तो सेम इसी तरह इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। यह जीवा कितना था? इधर 3 3 था, मतलब पूरा 6 था तो 2 भागों में बांट दिया यह, है ना। इसी तरह सेम इधर भी था, यह 4 और 4 था, यह पूरा 8 था हमारा, जो कि यहाँ पे सेंटर है और यह हमारा रेडियस था। इस तरह से कुछ फिगर हमने बनाया था, है ना। अब देखिए जब ये 3 है या 5 है तो हमको पता है 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, यानी कि ये 4 होगा। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है तो ये 3 होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने आपका कर्ड होता है ना, कर्ड होता है ना, हाइपोटेनियस। अब आपको पता है दोस्तों 4 3 5 हो गया, 3 4 5 हो गया। बस हमको यही निकालना है, ये डिस्टेंस दोनों जीवा के बीच में। तो 4 3 7, कुछ नहीं करना था, यही सिंपल सा करना था दोस्तों। अगर आपको क्लियर हुआ तो थम्स अप जरूर दीजिएगा दोस्तों। और ये सेशन अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, हम गारंटी के साथ कहते हैं। अगर सारे सेशन आपको समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ इससे सीख रहे हैं, तो 30 में 30 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला चीज़ है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, सारी चीज़ें हम आपको सिखाते चल रहे हैं। अगर ये ट्रायंगल है, देखिए इसमें कुछ क्षेत्रमिति जो क्षेत्रफल वाला है ना, इसमें कुछ है, उसके टॉपिक आएंगे आपके, लेकिन घबराना नहीं है। क्षेत्रमिति में हम इसको पूरा डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, है ना, जो चीज़ें इसमें क्षेत्रफल वाले आ जाएंगे। ये एक ट्रायंगल है आपका दोस्तों। अगर इसमें बाय अगर इस तरह से कोई एंगल बना दें, मतलब इस तरह कोई सर्कल है, यह आपका जो त्रिभुज है, इस वृत्त में बनने वाला सबसे बड़ा त्रिभुज है, समझ रहे हैं ना। इस तरह का कोई त्रिभुज है, अगर इसका यह वाला पॉइंट, ये जो सेंटर, मतलब कि जो इसके किसी एक बाहरी पॉइंट पर बना हुआ है एंगल, वो थीटा हो, आपसे पूछा जाए कि यह वाला कितना एंगल होगा, यह वाला, तो आप ध्यान में सिर्फ इस बात को रख लेंगे कि एक बेस से जाने वाला कोई भी त्रिभुज, बनने वाला कोई भी त्रिभुज, एक बेस से अगर त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज अगर ऊपर है, जो सर्कल है, सर्कल के बिल्कुल पॉइंट पे, मतलब कि आउटर सर्कल जिसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाता है थीटा, और पूछ रहा है सेंटर पर एंगल क्या बनेगा, ये सेंटर है, सेंटर पर एंगल क्या बनेगा, तो आप बता देंगे सरकमफ्रेंस का, जो सरकमफ्रेंस है इसका डबल 2 थीटा। अगर ये 2 थीटा है सेंटर पर, एक बेस से, ये चीज़ याद रखेंगे, बेस एक होना चाहिए, बेस एक ही से सेंटर पर भी और सरकमफ्रेंस पे भी जो एंगल बनेंगे, सरकमफ्रेंस पे अगर थीटा है तो सेंटर पर 2 थीटा होगा। अगर सेंटर पर 2 थीटा है तो सेंटर का आधा होता है सरकमफ्रेंस पे। इस बात को याद रख लेंगे दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया है आपके बहुत सारे एग्जाम्स में। अब यह पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट आज का, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट देंगे आपको, सिर्फ आप नोट करते रहिए, अपना कॉपी पेज भरते रहिए। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगर हम बात करें, ये आपका कोई जीवा है, कोई भी जीवा है, इससे हजारों सरकमफ्रेंस पे इसके एंगल बन जाएं, हजारों इसके सरकमफ्रेंस पे एंगल बने, हजारों का मतलब हजारों, लेकिन केवल एक ही जीवा से, एक ही बेस से, इस सर्कल के, और इसका जो सेंटर पॉइंट है वह ओ है, यह ओ है, मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, केंद्र से नहीं बन रहा है ना, केंद्र वाला पहला वाला था। अगर ये जीवा है, जीवा से, एक ही जीवा से हजारों सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाए जाते हैं, तो सारे के सारे एंगल, अगर ये थीटा है तो यह भी थीटा होगा, यह भी थीटा होगा, ठीक है ना। आपको ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि ए बी सी की वैल्यू में जो एंगल सी है वो आपका थीटा है, तो एंगल डी की वैल्यू और एंगल ई की वैल्यू क्या होगा, तो आप बता देंगे जब ये थीटा है तो यह भी थीटा होगा, यह भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि एक ही जीवा से सरकमफ्रेंस से बनने वाले सारे के सारे जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं, है ना। लिख लीजिए, चलिए अच्छी बात है, लिख लिए। नेक्स्ट एक और टॉपिक,
एक और आपका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, अगर केंद्र पर, केंद्र है या केंद्र मतलब कि आपका क्या है, यह व्यास है, आपका डायमीटर है, ये डायमीटर ओ मतलब केंद्र आपका ओ है, ये डायमीटर है पूरा आपका। अगर इससे बनने वाले कोई भी सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा, कोई भी इस आपका व्यास से कोई भी अगर बेस बनाकर व्यास को कोई भी यहाँ पे एंगल बनाया जाए सरकमफ्रेंस पे दोस्तों याद रखेंगे, तो हमेशा 90 डिग्री देगा। क्या देगा? 90 डिग्री देगा दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। कितना देगा? 90 डिग्री देगा दोस्तों। इस बात को कॉन्सेप्ट में लिख लेंगे। जब यह 90 डिग्री होगा तो आप बताइए, हमने बताया था जब यह चीज़ें बराबर हैं, यह चीज़ें क्या हैं? बराबर हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर सेंटर दे दें तो इधर वाली चीज़ बराबर हो जाएगी, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस बराबर, यही तो होगा। तो आप बताइए क्या ये दोनों भुजाएं बराबर हैं? भुजाएं बराबर हो सकती हैं? नहीं ना। तो आप कभी भी ये कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा दोस्तों कि यह वाले एंगल और यह वाले एंगल बराबर होंगे, अगर ये 90 है तो ये 45 और 45 हो जाएगा। यह कॉन्सेप्ट कदापि नहीं लगाना है आपको, क्योंकि यह रेडियस थोड़े है, यह रेडियस नहीं है, समझ रहे हैं ना। अगर ऐसा बनता त्रिभुज, जैसे हम बात करें एक यहाँ बना एक यहाँ बना, ऐसे अगर ऐसा कोई ट्रायंगल बनता, ऐसा ट्रायंगल, तब आप कह सकते थे कि यह वाला भी रेडियस है और यह वाला भी रेडियस है, यह दोनों क्या हैं? रेडियस हैं। अगर इसका एंगल दिया होता आपको, मान लीजिए हम दे देते हैं 120 डिग्री दिया होता, अगर आपसे पूछता कि इस वाले एंगल का वैल्यू बता दीजिए, तब आप लगा देते जब ये 120 है तो 180 माइनस 120 करते, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में कितना एंगल बनता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है एक त्रिभुज में? 180 डिग्री का। तो 180 माइनस 120 करते और यह वाला बराबर है। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज में हमने बताया था पिछला कॉन्सेप्ट में कि जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, एक बेस से जाने वाली पे, एक बेस से लगने पे दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों बेसों पर जो एंगल बनाया जाएगा इस भुजा द्वारा बराबर होगा। एंगल क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि 180 माइनस 120 करेंगे तो 60 बचेगा, 60/2 कर देंगे तो 30 यह होगा, 30 यह होगा। यह कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, इसमें कदापि नहीं लगाएंगे, ये चीज़ याद रखेंगे। सिर्फ इतना याद रखेंगे, यह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा अगर यह आपका व्यास से बनता है तो, सरकमफ्रेंस पर। यह कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट नंबर कितना है आप लिखते चलिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा दोस्तों, धांसू। इस बार धांसू है। अगर ऐसा सर्कल बना है दोस्तों, इस सर्कल से एक स्पर्श रेखा जा रही हो, किसी बाहर पॉइंट पे काट रही हो, और एक है छेदक रेखा ऐसे जा रहा हो। एक छेदक है, एक स्पर्श है, इसका नाम दे देते हैं हम क्या? इसका नाम टी दे देते हैं, और यहाँ पे पी कोई पॉइंट है, और यहाँ पे दे देते हैं ए और बी। ध्यान से देखेंगे, बी ए कर देते हैं, उधर से आ रहा है ना तो ए बी कर देते हैं, ए बी कर दिया, ठीक है ना। यह चीज़ें हैं और यहाँ पे सेंटर ओ है, ठीक है ना दोस्तों। अब ध्यान से देखेंगे, अगर यह स्पर्श रेखा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कहीं भी अगर खींचा जाए लाइन तो 90 डिग्री हमको देगा, क्योंकि स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा किसी भी सर्कल का 90 डिग्री एंगल देता है भैया, ये बात याद रख लेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं दोस्तों आप, अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए इसकी वैल्यू आपको दे दिया गया कुछ और इसकी वैल्यू कुछ दे दिया गया, इस पूरे का वैल्यू कुछ दे दिया गया, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है, आप लिख लेंगे दोस्तों, पी का स्क्वायर, यह पी है, इसका स्क्वायर बराबर बीपी गुणे एपी, यह होता है। मान लीजिए यह वाला वैल्यू आपको दिया हो और यह वाला वैल्यू दिया हो, आपसे पूछ रहा हो यह वाला वैल्यू बड़ा वाला बताइए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, एपी वाला वैल्यू रख के पीटी वाला वैल्यू रख के। या फिर आपको यह वाला दिया हो, यह वाला मान लीजिए यह वाला दिया है और बड़ा वाला दिया है, छोटा वाला निकल जाएगा आराम से। अगर आपको यह वाला दिया हो और यह वाला दिया हो और यह वाला दिया हो, तो आराम से बड़ा वाला निकल सकता है, निकल जाएगा कि नहीं। सारी चीज़ें हैं। आप दो अननोन रहेगा, एक मतलब दो नोन रहेगा, एक अननोन रहेगा, आराम से फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से दोस्तों, है ना। ये चीज़ रख लीजिए, ये कोई बाहरी पॉइंट है पी, एक स्पर्श रेखा है, एक छेदक रेखा है, बाहरी पॉइंट पी पर मिलता है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट एक और फार्मूला दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, अगर दोनों के दोनों छेदक रेखा हो जाए तो तब कौन सा फार्मूला लगेगा सर? तब बिल्कुल सिंपल है, दोनों छेदक रेखा है, किसी पॉइंट पी पर मिल रहे हैं बाहर, तब आप कह सकते हैं अगर यह ए है या बी है या सी है या डी है, तब आप कह सकते हैं दोस्तों, नॉर्मल तरीके से कह सकते हैं कि यह पी ए गुणे बी पी यानी कि पी बी बराबर पी डी गुणे पी सी। ये डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों, आप लिख लीजिए। इस पे सारे पे क्वेश्चन हम कराएंगे, आप पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, फिर बाकी सब पे हम क्वेश्चन कराने वाले हैं,
क्योंकि इस सब पे क्वेश्चन आते हैं सुपर टेट तक के, सी टेट तक के एग्जाम में, है ना, यूपी टेट तक के एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट एक आध दो क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि ज्यामिति से 2 क्वेश्चन निश्चित होते हैं। तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि एग्जामिनर ये थोड़े बोला है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना, तो सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरे बच्चों से आगे होना है तो मेरिट लिस्ट बनानी है अच्छी। तो दूसरी बात, एक और कॉन्सेप्ट देखिएगा, अगर ये आपका सर्कल है दोस्तों, सर्कल है और यहाँ पे ऐसे कोई आपका, इसे क्या बोलते हैं, चक्री क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं ना, चक्री, तो चक्री क्वाड्रिलेटरल में बात कर रहे हैं, आपका जो साइक्लोइडल होता है उसकी बात कर रहे हैं। ये सर्कल है, सर्कल में साइक्लोइडल बना हुआ है आपका, यह चीज़ें देख रहे हैं। यह आपका अगर बोलें, यह एंगल आपका मान लीजिए डी है, यह सी है, यह ए है और यह बी है दोस्तों, है ना, यह चीज़, एक मिनट, यह बी है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी एंगल कुछ बन रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसे चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। किसी भी सर्कल के मतलब चारों भुजा वाला अगर इसमें वर्ग बन जाए, या वर्ग ही है, अगर इसे बना दिया जाए तो चक्रीय चतुर्भुज, वर्ग नहीं कहेंगे इसे, चतुर्भुज कहेंगे, क्योंकि हमें फिक्स थोड़े है कि इसकी भुजाएं बराबर ही हैं, है ना। तो ये चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आ जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। ये आपका सर्कल है, सेंटर पॉइंट ओ ले लीजिए इसका। अब आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान से देखिएगा पहले। जो बी है मतलब डी वाला एंगल, ये डी वाला एंगल और बी वाला, यानी कि सामने आमने सामने का जो एंगल होगा, उन दोनों का योग हमेशा कितना होगा, ये चीज़ याद रखेंगे, कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों। इस तरह इन दोनों का योग कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी का, यह भी 180 डिग्री होगा। अब इसमें सर क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन सिंपल तरीके से बनने का दोस्तों, इसमें यह बोल दिया जाएगा कि एंगल सी दिया हो आपको और एंगल डी दिया हो, तो बताइए एंगल ए की वैल्यू, एंगल। अब आप सोचेंगे कि सर इसमें 1 2 दिया है, इसका 2 अननोन है और 2 नोन है, तो कैसे निकाल लें? अगर 3 नोन होता तो हम डायरेक्ट बता देते कि किसी भी चतुर्भुज में 360 डिग्री का एंगल बनता है, किसी भी चतुर्भुज में 360 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन इसमें 2 ही नोन है आपके पास, 2 ही दिया हुआ है, यह एक्स दिया है, यह वाई दिया है, आपसे यह पूछ लिया। तो आप सिंपल सा बता देंगे जो इसके सामने है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो C प्लस A की वैल्यू जो होगी दोस्तों 180 डिग्री होगा, तो C वाला 180 में से माइनस कर देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। ये चीज़ें आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। एक कॉन्सेप्ट हमने आपको और बताया था, याद करिए क्या बताया था, याद करिए दोस्तों क्या बताया था हमने। यह हमने बताया था अगर कोई त्रिभुज है, अगर इसको बाय एक्सटर्नल एंगल की बात करें, अगर यह एंगल A है, मान लेते हैं यह एंगल B है, यह C है, यह आपका D है, तो जो हमको ACD वाला एंगल होगा, यह अगर x है, यह y है, तो यह वाला जो होगा ये x प्लस वाई के बराबर होगा। ये चीज़ हमने बताया था। अब यही चीज़ हमको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में देखना है, ध्यान से देखेंगे। जो बच्चे पिछला क्लास नहीं देखे हैं वो बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं पीछे जाके भैया, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट से दी जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ देख पा रहे हैं आप, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको इस तरह बढ़ा दें दोस्तों, अभी त्रिभुज में आपने देखा दोनों अंतःकोणों का योग के बराबर था बाहर का, अब क्या यह तीनों का योग इसके बराबर हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान से देखिए, अगर यह A है, यह B है, यह C है, यह थीटा है, यह X है, यह Y है, तो यह अल्फा मान लेते हैं, इसकी वैल्यू D ले लेते हैं, यहाँ पे O ले लेते हैं, यहाँ पे O ना लेकर E ले लेते हैं, E ले लेते हैं और यहाँ पे O ले लेते हैं। अब बताइए जो अल्फा कोण है वो क्या होगा, उसका कैसे हम निकालेंगे? अगर यहाँ पे केवल एक एंगल, 2 एंगल, यह एंगल दिया रहे, आपसे डायरेक्ट पूछ दिया वाला एंगल बताइए, तो आप तो आराम से कर लेंगे, दोनों का योग -360 यहाँ पे हो जाएगा और आराम से पता कर सकते हैं। लेकिन ये आपको सीधे रहेगा तो आप आराम से 180 में से माइनस कर लेंगे, लेकिन यही चीज़ हम सीधे ना देकर इस तरह कर दें तो तब यह एंगल बताइए कितना हो जाएगा, तब यह एंगल कितना होगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं आपके एग्जाम में, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। इस कॉन्सेप्ट के बाद देखिएगा, हम इसको पहले सीधे कर लेते हैं, इस तरह कर लिया। अब यह वाला एंगल आपको बताना है दोस्तों, ये पूरा एंगल है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पूरा एंगल यानी कि BDE, हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, जो BDE होगा यानी कि जो आपका BDE जो होगा दोस्तों वो किसके बराबर हो जाएगा, बता देंगे इस वाले एंगल के, हमेशा इस वाले एंगल के, यानी कि BDE, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जो एंगल D है वो हमेशा बराबर होगा एंगल A के। अगर यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं तो यह वाला जो एंगल होगा दोस्तों ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके सामने वाले के, इसके सामने वाले के। इस तरह जब इसको बढ़ा देंगे तो इसके सामने वाले के, जब इसको बढ़ा देंगे तो इसके सामने वाले के। ये चीज़ याद रखेंगे, है ना, यही कॉन्सेप्ट था, ये चीज़ याद रखेंगे आप, है ना। तो याद रखेंगे एंगल जो D है
ये वाला बाहर वाला BDE, एंगल डी नहीं दोस्तों, ये देखिए कंफ्यूज कर देगा आपको। BDE ये वाला BDE ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? BAC के, एंगल BAC के बराबर होगा। यह कॉन्सेप्ट है, अब इसे नोट कर लेंगे। ये सब कैसे बनता है हम क्षेत्रमिति वाले में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ आप कॉन्सेप्ट नोट करिए क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब एक चीज़ और है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट और है। अगर कोई स्पर्श लाइन है, अभी तक हमने देखा था एक स्पर्श, एक छेदक या फिर दोनों छेदक। अब इस बार दोनों स्पर्श होंगे, इस बार दोनों स्पर्श हैं किसी P पॉइंट पर मिल रहे हैं। अब यहाँ पे कोई सेंटर मान लेते हैं O है, और यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं, तो ऐसे लाइन बनाएंगे ये, है ना। अगर इसको कर दें ये रेडियस होगा RR, यही तो होगा दोनों बराबर। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर यहाँ से एक हम ऐसे पैरेलल लाइन खींच देते हैं इसको मिलाने वाली, तो हमेशा याद रखेंगे जो यह ट्रायंगल है आपका, इसको AB नाम दे देते हैं। AOB यानी AOP त्रिभुज बराबर होगा, सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम होगा दोस्तों किसके? OPB के, या फिर कह लीजिए बराबर होगा। दोनों में सब चीज़ें बराबर होंगी। जो यह वाला एंगल होगा वही सेम यह वाला एंगल होगा, जो यह वाला एंगल होगा 90 वही सेम यह वाला 90 होगा। जब यह 90 और यह x तो यह वाला भी x, क्योंकि यह बराबर भागों में बांट रहा है दोस्तों। समझ रहे? कोण समद्विभाजक आपने पढ़ा था, वही चीज़ है कोण समद्विभाजक ही। PO जो लाइन है ना वो कोण समद्विभाजक है P का, तो x और x में बांट दिया इसे, मान लीजिए बराबर में। तो x प्लस एंगल A बराबर यह, सॉरी क्या बोल गया, x प्लस यह, मतलब इस अगर y है तो आप सिंपल सा कर सकते हैं, जो यह वाला एंगल आएगा 180 माइनस x प्लस y, यही तो आएगा। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ आएगा, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा 180 माइनस x प्लस y। यह चीज़ आप कॉन्सेप्ट में नोट कर लीजिए। यह 90 है, यह 90 है, यह 90 होता ही है हमेशा, क्योंकि स्पर्श लाइन है ना, स्पर्श लाइन हमेशा 90 होगा। और यह कोण समद्विभाजक है, इस वजह से x और x में बांटेगा। समझ रहे हैं ना? और यह आपका क्या हो जाएगा x प्लस 90। तो अब अगर यहाँ पे इसको y माने थे और इसको भी y माने थे ना, तो y प्लस x वो अगर 180 में से माइनस कर देंगे तो यह वाला निकल जाएगा। जब यह पता चल गया तो सेम यह वाला भी हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा आप इसे नोट कर लीजिए। यानी कि आप सिंपल सा कर सकते हैं दोस्तों कि जो आपका AB है, मतलब सॉरी AP है, AP बराबर BP, यह वाला भी कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए, है ना। यह वाला तो जब यह बराबर हो गया, यह बराबर हो गया, दो भुजा बराबर हो गया, क्योंकि R रेडियस तो बराबर ही है, तो यह वाला भुजा बराबर हो गया, तीसरा अपने आप में हमेशा बराबर होगा। जब दो भुजा बराबर तो तीसरा भुजा बराबर, जब दो एंगल बराबर तो तीसरा एंगल बराबर। यही समरूपता का नियम है, हमने बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब अगर दो अलग अलग रेडियस के सर्कल हों, दो अलग अलग रेडियस के सर्कल क्या हो भैया, सर्कल हों, और आपस में स्पर्श करते हो ऐसे, पहले ऐसे कर लीजिए, दोनों अलग अलग रेडियस के हैं, एक का R1 है, एक का R2 मान लेते हैं, ठीक है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपको बताने हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस दे लेते हैं हम O और O', और यह A भी है, और ये आपका अब इधर कर लेते हैं, इसको भी मिला लेते हैं, ये हो जाएगा आपका CD। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या बताना है, जो ये स्पर्श लाइन है ना दोनों के बीच में, अगर मान लीजिए ये छोटा होता, बहुत ज़्यादा छोटा होता तो और छोटा बनता, झुक के आता, है ना। अब आप हमेशा कहेंगे कि यह वाला जो लाइन होगा, यह वाली लाइन जो होगी, यानी कि AB बराबर CD तो होगा ही, और इसी की वैल्यू बतानी है जब आपको रेडियस दिया हो और यह केंद्र वाला दूरी दिया हो, तो आराम से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर यह रेडियस दिया है, यह रेडियस है, तो आराम से तो रेडियस हो जाएगा यहाँ से। इसके ये आपका पूरा डेरिवेशन है, हम डेरिवेशन भी बताएंगे आपको, लेकिन इसमें नहीं, क्षेत्रमिति वाले में डेरिवेशन 100% बताएंगे दोस्तों। यह रेडियस है, यह आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो आपको अगर AB निकालना है तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लिख लीजिए। AB बराबर क्या होता है, AB बराबर दोस्तों क्या होता है, जो सेंटर है O' का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, यह होता है। लेकिन अगर इसी जगह हम इसको क्या कर देते हैं, इस तरह क्रॉस बना देते हैं, अच्छा दूसरा बना देते हैं, यह वाला नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। दूसरा देखिए, एक कंडीशन इस तरह भी बनेगा, ये छोटा है, ऐसे भी बनेगा नहीं। यहाँ पे अगर A है, या B है, या C है, या D है, और इनका रेडियस R1 R2 इस तरह है कुछ, है ना, इस तरह कुछ है R1 और R2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये O है, ये O' है मान लिए हम, ठीक है। अब हमको निकालना है CD की डिस्टेंस या फिर AB का डिस्टेंस, तो आप लिख लीजिए CD बराबर AB बराबर
आप आराम से लिख सकते हैं। उसमें क्या था, ओ डैश, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था दोस्तों, वहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे भी माइनस ही रहेगा। लेकिन बीच वाले में क्या था, R1 प्लस हो गया था, यहाँ पे R1 माइनस R2 होगा। जो बड़ा होगा इन दोनों में, R1 या फिर R2, तो अगर R2 बड़ा है तो R2 माइनस R1, अगर R1 बड़ा है तो R1 माइनस R2, इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि R1 बड़ा है R2 से, इस वजह से R1 माइनस R2 हो गया है। यह फार्मूला डायरेक्ट है। एक कंडीशन इसमें और आता है, लिख लीजिए उसे आप, सिंपल सा है। अगर दोनों सर्कल हैं, अगर आपस में टच हैं, इस तरह टच हैं आपस में किसी एक पॉइंट पे, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता है R1 और प्लस R2 हो जाएगा। और अगर पूछा जाए आपसे कि इसके बीच एक जो यहाँ पे जो अगर स्पर्श लाइन जा रही है, ये वाली स्पर्श लाइन ये वाली जा रही है ना, ये वाली स्पर्श लाइन, तो अगर यह A है या B है या C है या D है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दीजिए। मतलब CD बराबर AB बराबर CD बराबर, आप सिंपल सा लिख सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2R1 इंटू R2, सिंपल सा यह फार्मूला होता है। ये सारे डेराइव करके हम आपको बताएंगे, सिर्फ आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखते रहिए क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, है ना। और थ्योरम ले लीजिए, और थ्योरम बताएं आपको कि हो गया, ओवर हो रहा है, ओवर नहीं हो रहा है ना। अब ध्यान से देखिए, एक थ्योरम और लिखिएगा। अब कौन सा थ्योरम बता दें दोस्तों आपको, चलिए, अच्छा आपको पता होगा दोस्तों ना, अगर कोई 3 प्रकार के तो त्रिभुज होते हैं, आपको पता है ना। एक होता है दोस्तों कौन सी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों भुजाएं बराबर होते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज में इनर सर्कल बना दिया जाए ऐसे, इनर अंदर की तरफ सर्कल, तीनों भुजाओं को टच करता हुआ, अगर यह A है, यह B है, यह C है, अगर आपसे बोल दे कि इसका रेडियस बताइए, इसका रेडियस क्या होगा इनर सर्कल का, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं R1 बराबर क्या लिख सकते हैं, √3, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, R1 बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए। तो R1 बराबर क्या लिखा जा सकता है समबाहु त्रिभुज में, अगर आपसे बोल दिया जाए तो यहाँ पे सर्कल का R1 बराबर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। R बराबर, अभी रेडियस अगर स्मॉल r है तो R ही होगा स्मॉल r, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज में स्मॉल r बराबर क्या होगा, A/√3 होगा, A/√3 होगा, यही तो होगा, A/√3 होगा ना, बताइए, A/√3 हो जाएगा, यही तो होगा। अगर भुजा A है तो, A/√3 हो जाएगा, यही होगा। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आउटर सर्कल इस तरह आपका बना दिया जाए, मतलब कि सरकमफ्रेंस, इन सर्कल था आउटर सर्कल, मतलब कि यह वाला सर्कल बड़ा वाला, अगर यह वाला बाहर से अगर आपका बना दिया जाए बाहर सर्कल, तो बताइए इसका क्या होगा, इसमें बड़ा वाला रेडियस क्या होगा, इस वाले रेडियस की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, A/2√3, उल्टा बन गया, 1 मिनट रुकिएगा। A/√3 जो होगा ना बेटा, बड़ा वाला होगा, यह आपका आउटर सर्कल के लिए होगा, और इनर सर्कल के लिए A/2√3 होगा, क्योंकि आपको पता है ना इनर सर्कल में जो होता है, अगर हम बड़े वाले से भाग देंगे तो छोटा मिलेगा, यानी कि यह छोटा है ना, तभी तो छोटा आएगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट भी आप पता कर सकते हैं, डायरेक्ट है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट लिखना होता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना है, ड्राइव इस पर हम करके आपको दिखाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये जो बड़ा वाला रेडियस है, ये वाला R वाला, अगर आपसे इस तरह पूछ दे, समबाहु त्रिभुज है A जो तीनों भुजाएं हैं बराबर हैं, तो कैपिटल R मतलब आउटर सर्कल अगर उसको बना दें तो कैपिटल R की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/√3, स्मॉल r की क्या हो जाएगी, A/2√3। इसी तरह ये समबाहु त्रिभुज के लिए था। अब विषमबाहु के लिए, और विषमबाहु के लिए भी पूछ लिया जाता है, तो आप लिख लेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, विषमबाहु का जिसके कोई भी भुजा बराबर ना हो, ABC, या A है या B है, लिख लीजिए C है, इसके अगर कोई भुजा बराबर ना हो, तो अगर इनर सर्कल बनाया जाए और आउटर सर्कल बनाया जाए इस तरह से इसको टच करते हुए, तो स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू बता दीजिए। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, जो स्मॉल r की वैल्यू है, विषमबाहु में स्मॉल r की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, A+B-C/2 यह हो जाएगा, और जो कैपिटल R की वैल्यू है दोस्तों क्या हो जाएगा, ABC/4 डेल्टा, ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे आप, है ना। यह होता है डेल्टा, क्या है, डेल्टा है इसका एरिया है, आपको पता है एरिया कैसे निकलता है, विषमबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकलता है, आपको पता है हीरोज फार्मूला से। आपको पता है दोस्तों, हीरोज फार्मूला होता है आपका पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर में A+B+C/2, यह हाफ पेरीमीटर हो गया। अब इसके लिए आपको जो एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, S - A
एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही तो होता है, यही तो होता है सिंपल सा। ये होता है विषम बाहु त्रिभुज का एरिया और ये होता है हाफ पैरामीटर, और ये डेल्टा जो है ना, यही चीज़ है डेल्टा, जो वहाँ पर रखकर आप आराम से निकाल सकते हैं। इतने चीज़ें रही दोस्तों, अगर आपको क्लियर हो गई हों तो आप नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए, साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी सीखते रहिए। इसके बाद जो आएगा सेशन, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, सब देने हैं। जो बचा है कल हम बता देंगे आपको, तो कल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी करेंगे इस पर, है ना। तो चलिए आप लोग सेशन थोड़ा शेयर किया करिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे यहीं से आएंगे। आप लोग बिल्कुल न घबराइए, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हम क्लियर कर देंगे। जो भी आपको लगता है डाउट, थोड़ा सा कमेंट किया करिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको कहाँ पे डाउट है ना, और उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकें दोस्तों, है ना। सारे सेशन आप फॉलो करिए, क्योंकि यह सेशन आपके लिए ही बनाए गए हैं। तो आप अगर फॉलो करेंगे दोस्तों, तभी तो एग्ज़ाम क्लियर होंगे। एग्ज़ाम बहुत पास हैं, अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप भागिए मत, ठीक है ना। चलिए हम विदा लेते हैं दोस्तों। अब आप इसके हकदार होंगे शेयर करने के, सिर्फ अब आपका काम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दोस्तों को जोड़िए दोस्तों। धन्यवाद।